सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बेहतरीन टॉपिक है ये। ऐसा टॉपिक है जहाँ से हम अपनी पॉलिटी की स्टार्टिंग करते हैं। ऐसा टॉपिक है जो आपको एक बेसिक समझाता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज पॉलिटी। देखिए, पहला सवाल आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है आपकी कंट्री जो रूल कर रही है उसका जो बेसिक तरीका है वो क्या होना चाहिए, आपकी राज व्यवस्था। पॉलिटी का ऐसा वर्ड है, अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। राज व्यवस्था यानी आपकी कंट्री की जो गवर्नेंस है वो क्या अरेंजमेंट है, आपकी कंट्री के हेड का नाम क्या है, आपकी कंट्री किस तरह से डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है, ये सारी चीजें किसमें हो जाती हैं, पॉलिटी में। अब जो भी काम आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ हमने बातें लिखी हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएं कि हाँ भाई ये तरीका होगा, इससे ये तरीका होगा। एक हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, एक प्रेसिडेंट बनाएंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, कानून बनाने के लिए एक बॉडी पार्लियामेंट बनाएंगे। तो ये सारी जो प्रोसीजर हैं, ये जो सारे जो रूल्स हैं, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल रूल्स। इन्हीं फंडामेंटल रूल्स पे हर कंट्री की एक पॉलिटी टिकी होती है। तो हमारी कंट्री की जो पॉलिटी टीके है वो हमारे फंडामेंटल रूल्स एक किताब में लिखे हैं, और उसी किताब को हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो किताब आपकी क्या कहलाती है, वो किताब आपकी कहलाती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, आने वाले टाइम में आपके जितने भी एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करने वाली है आपका ये लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप नोटिस करेंगे कि अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं XYZ, ठीक है, अभी रिसेंटली में SI का हो रहा है, अभी APSSB का हो रहा है, इन सारे एग्जाम्स में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो आपका ये पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पॉलिटी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी का जो वेटेज है वो आपका अच्छा खासा रहता है। ठीक है, हल्का वेटेज नहीं रहता है, अच्छा खासा वेटेज है आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस का। ऑलराइट, तो इसके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे की कहानी है। सर कहानी, क्या कहानी है सर? हाँ जी सर, कहानी है। कहानी सर ये है कि हुआ क्या था। आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। ठीक है, आज़ादी से पहले हमारे ऊपर जो रूल चल रहा था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट का चल रहा था। ब्रिटिश इंडिया कहते थे इंडिया को, तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो वो अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से लॉज बनाते थे। तो आगे चल के जब 1934 तक का टाइम आया, 1932 या 34, तब एक आवाज उठी कि पहली आवाज उठी MN रॉय साहब की, और उन्होंने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ये होगा कि वो कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करे। यानी ये वक्त आ गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपनी कंट्री के लिए। ऐसा नहीं हो कि ब्रिटिशर्स जब चाहे मनमानी से अपना कानून बना दे। एक फंडामेंटल रूल की किताब हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसके हिसाब से ही सारे कानून बने। तो 1934 में MN रॉय ने एक आवाज उठाई फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक है, अभी रिसेंटली जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे कुछ प्रोसेस चली, क्या प्रोसेस चली, फिर वो सारा पोर्शन अपना मॉडर्न हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली 1946 आते आते ब्रिटेन ने एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है सर? सर कैबिनेट मिशन प्लान का मतलब है कि तीन मेन लोग आए थे। ठीक है, तीन मेन लोग आए थे जिनको हम कहते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ब्रिटेन पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वो तीन मिनिस्टर जब इंडिया में आए तो उसी को हमने क्या कहा, कैबिनेट मिशन प्लान। तो तीन लोग कौन थे सर? LAC, LAC बोले तो एक थे आपका, हाँ जी, तो उसमें एक तो थे आपका, एल से क्या थे, लॉरेंस। ठीक है, L फॉर लॉरेंस, A फॉर अलेक्जेंडर, और C फॉर क्रिप्स। ठीक है, तो लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, तीन लोग थे सर कैबिनेट मिशन प्लान में। ध्यान रखिएगा, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, LAC। तो ये तीन लोग कैबिनेट मिशन प्लान में शामिल थे जो इंडिया आए, और इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, बना दो। तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और उसमें मेंबर सेलेक्ट करो, और उनका क्या करवाओ, अ, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाओ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। तो LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा तीन मेंबर्स के नाम।
इसका क्या है, आपको नोट्स बनाते चलने हैं, आपके खुद के नोट्स होंगे, वही आपको एग्जाम में नैया पार करवाएंगे, ये समझ लीजिए, सीधी सी बात। ठीक है, तो रनिंग नोट्स आप जितना बेहतर बनाएंगे उतना आपको कामयाबी मिलेगी। और नोट्स का मतलब होता है कि जो भी आप क्लास में पढ़ें साथ ही साथ बनाते चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई, बट इसमें कितने मेंबर्स होंगे, इसको कौन हेड करेगा, ठीक है, ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, तो ये भी हमने बताया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 389। तो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक है, जैसा कैबिनेट मिशन प्लान में बताया गया था, उसमें ये फिक्स की गई कि भाई 389 सीट्स रहेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब देखो उस टाइम का स्ट्रक्चर क्या था, कंपोजिशन समझने से पहले आप उस टाइम का स्ट्रक्चर समझो, इंडिया का क्या था। तो इंडिया उस टाइम में नाम था ब्रिटिश इंडिया। तो इंडिया के अगर एक्चुअल में हम बात करें ना, तो उस टाइम दो तरह के इंडिया एग्जिस्ट करते थे। एक तो वो इंडिया जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, जिसे हम कहते थे ब्रिटिश इंडिया। जैसे आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, आपका बंगाल, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए ब्रिटिश इंडिया के पार्ट। बट इस ब्रिटिश इंडिया में भी छोटे छोटे रियासतें थी, छोटे छोटे किंगडम्स थे, जिन्हें हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इस ब्रिटिश इंडिया में भी छोटे छोटे किंगडम्स थे, जिन्हें हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। जैसे हैदराबाद है, भोपाल है, ठीक है, मेवात है, ये सब क्या थे, ये प्रिंसली स्टेट्स है। यहाँ पर ब्रिटेन गवर्नमेंट रूल नहीं करती थी, मतलब इनडायरेक्ट रूल करती थी, यानी प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी थी, जैसे चाहे अपने एरिया को कंट्रोल करें। बट उन्हें टैक्स और अपनी स्यूजरैनिटी किसको दे रखी थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट को दे रखी थी। यानी उन्होंने ये एक्सेप्ट कर रखा था कि हाँ ठीक है, असली जो अधिकार है वो आपका है, बट आपके नाम पे हम यहाँ रूल करेंगे। मतलब एक तरीके से पपेट गवर्नमेंट बना रखी थी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स में। ये प्रिंसली स्टेट जो थे वो ब्रिटेन के अंडर में काम कर रहे। फायदा क्या था इनको, फायदा बस इतना था कि कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, जैसे चाहो रूल करो, बस ब्रिटेन गवर्नमेंट को इतना हफ्ता पहुंचाते रहना, काम चलता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो दो तरह की चीजें थी, एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट्स था। तो जो 389 सीट्स है ना, उसमें से 296 जो मेंबर्स है वो कहाँ से आएंगे, प्रिंस ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, और 93 कहाँ से आएंगे, ये आएंगे प्रिंसली स्टेट्स से। अब ये जो 296 है ये ब्रिटिश इंडिया में कैसे आएंगे। अब देखो ब्रिटिश इंडिया को हमने डिवाइड कर रखा था प्रोविंसेस से, जैसे एक यूनाइटेड प्रोविंसेस है ना, एक आपका बंगाल था, एक आपका मद्रास था, एक आपका बॉम्बे था, इस तरह से प्रोविंसेस डिवाइडेड थे। तो प्रोविंसेस में इलेक्शन होते थे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जाती थी। जैसे आज के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट होती है, मुख्यमंत्री होता है, तो उस टाइम में क्या होता था, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर प्रोविंस की गवर्नमेंट अपने कुछ मेंबर्स, अपने पसंद के कुछ लोगों को कहाँ भेज देगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज देगी। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ब्रिटिश इंडिया से मेंबर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो प्रोविंसेस से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्यों, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, प्रोविंसेस से आ रहे हैं। इसी तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, प्रिंसली स्टेट के मेंबर आपका आ रहे हैं, ये जो रजवाड़े हैं। ठीक है, ये लोग, इनसे कहा गया कि भाई हैदराबाद एक काम करो, तुम अपना बंदा भेज दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो सारे प्रिंसली स्टेट से बोल दिया गया कि अपना अपना एक एक बंदा कहाँ भेज दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दो। तो जो भी प्रिंसली स्टेट से कहा गया उन्होंने अपना अपना एक नॉमिनेशन भेज दिया प्रिंसली स्टेट में। तो 93 सीट्स अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, 296 करी गई थी ब्रिटिश इंडिया को। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट ही नहीं करे थे, उनके लिए सीट्स अलॉटेड थी बट वो कभी आए ही नहीं। अब क्यों नहीं आए, ये सारी डिटेल आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, ये 296 में से जो 292 थी वो प्रोविंसेस की थी, और जो 4 सीटें थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी। अब सर ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस क्या है, अरे भैया जैसे आज के टाइम में एक स्टेट होते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, अरुणाचल है, बट कुछ यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है। इसी तरह से प्रोविंसेस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एरिया से, जिनको हम कहते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली वाज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो वहां पर क्या था, ब्रिटेन गवर्नमेंट का जो सेंट्रल रूल था वो डायरेक्ट लगता था, वहां कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती थी। तो वहां से भी एक एक मेंबर उठाया गया। तो 4 मेंबर्स कहाँ के थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे। 292 कहाँ के थे, ब्रिटिश इंडिया के थे। 93 कहाँ के थे, प्रिंसली स्टेट्स के थे। टोटल कर दो तो टोटल आपकी कंपोजिशन बैठ गई 389। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। तो 389 आपकी टोटल क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई। बाकी सब जो मैंने पढ़ा है ये वही लिखा है।
चलिए जी सर, कंपोजिशन हो गई। अच्छा सर, इसका अब ये बताओ, इसको हेड कौन करेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सवाल। इसको हेड कौन करेगा? तो इसको हेड करेंगे आपका अब होता क्या है देखो, जैसे पहली मीटिंग होती है, तो पहली मीटिंग में हम किसी एक ऐसे पर्सन को जो बहुत तजुर्बेकार होता है, बहुत ही इज्जतदार होता है, उसको हेड बना देते हैं। बाकी फिर हम दोबारा जब इलेक्शन करेंगे, फिर इलेक्शन के बाद किसी एक पर्सन को इलेक्ट करके यहाँ इसका हेड बना देंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। उनका नाम हमने रखा, इनको कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान रखिए कि कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी आपका दिसंबर 9 1946। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई आपकी? दिसंबर 9 1946। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा सॉरी, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको उठाया और बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 2 दिन के लिए बनाए गए थे। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में हमने किसको बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा भी प्रेसिडेंट रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट फॉर 2 to 3 days। फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए प्रेसिडेंट। और सब वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया? वाइस प्रेसिडेंट बन गए आपका H.C. मुखर्जी साहब। ऑल राइट। अब सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, आप काम क्या करोगे इसमें? मतलब हमें पता कैसे चलेगा सर आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसके लिए आपका जो प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब, उन्होंने क्या करा? नेहरू साहब ने एक रेजोल्यूशन बनाया। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सारी बातें लिखी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहते हैं। जो कई सालों से जो हम डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर से कि हमें ये आजादी दो, वो आजादी दो। तो जैसा हम अपना देश बनाना चाहते हैं, जैसा संविधान बनाना चाहते हैं, वो सारी बातें नेहरू साहब ने लिखी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया। और प्रेजेंट करते ये उन्होंने प्रेजेंट किया था अराउंड 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया और असेंबली से कहा, डियर असेंबली, हम अपना संविधान ऐसा बनाना चाहते हैं। तो सब लोग उस पर एग्री कर गए। तो ये आपका जो रेजोल्यूशन है 22 जनवरी 1947 में पास हो जाता है। अब जो संविधान था इसी रास्ते पे बनेगा। अब इसी में हमने कुछ जोड़ा, कुछ घटाया, तो अल्टीमेटली जो निकल के आया वो कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सी चीजें ऐड की गई, सब्ट्रैक्ट की गई, और उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो नेहरू ने दिया था रेजोल्यूशन और उसमें जो मॉडिफिकेशन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और फाइनली जो हमें देखने को मिला वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑल राइट, चलिए जी। तो यही जो अभी हमने पढ़ा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। तो इसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी लिखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा। अब इसके बाद जब आपकी ये मीटिंग बैठ गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करने लगी, डिबेट्स होने लगी, ठीक है, पूरी ड्राफ्टिंग हो गई कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट होगा, वो पार्ट होगा। तो धीरे धीरे पूरा एक पहले तो डिवीजन कर दिया गया, हाँ, कमिटीज बना दी गई। जैसे माइनॉरिटीज के मैटर के लिए अलग कमेटी बनाई गई। ठीक है, आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, ये अलग कमेटी बनाई गई। तो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बना दी गई। लेकिन इन सारी कमिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि जो भी आपका ये कह लो ड्राफ्ट था, या ये कह लो एक खांचा था, कि एक जो बेस लाइन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट की पावर होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की पावर होनी चाहिए। तो एक जो मैप था, ठीक है, एक आर्किटेक्चर, मतलब एक बेसिक मैप कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो वो सारा जो काम था वो काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी का था। ठीक है, हर कोई जो, जैसे कि मान लो किसी से कहा गया कि आप यूनियन पावर के ऊपर लिख के लाओ कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए, तो यूनियन कमेटी वो सारे रूल्स लिख के आएगी और अल्टीमेटली वो रूल्स किसके पास जाएंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। और उनसे कहा जाएगा कि हाँ अब आप देखो ये रूल्स सही हैं
या आप इसमें आपको लगता है कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें कहाँ जाती थी लिखने के बाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करती जाती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके जो चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, अभी रिसेंटली में पिछले साल ही एग्जाम्स में ये पूछा गया है। चलिए सर, अब सर कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते एक दिन तो आएगा ना जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। स्टार्ट कब से हुआ? देखो, पहली मीटिंग लगी थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग लग रही है, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। तो आप खुद सोच लो कि इसमें कितना ड्यूरेशन हुआ। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे आपका 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है, 2 years 11 months एंड 18 days कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे, और इस दौरान कितने सेशंस हुए? 11 सेशंस हुए। देखो, जितना भी आपका ये लिखा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब अपने आप में एक एक फैक्ट है। तो टोटल आपके 11 सेशंस हुए, और 2 years 11 months और 18 days लगे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने में। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्योंकि इस दिन कंप्लीट हुआ, और इसी दिन हमने सबने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे सबने साइन किया, और इसको अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। अब जब ये अडॉप्ट करा, तब बेसिकली इसमें प्रेजेंट क्या क्या था वो सारी हम बातें करते हैं। देखो, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लिखा था एक प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल आगे हम प्रॉपर बात करेंगे प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल अभी आप समझ लो बस एक समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल के ऊपर पूरा एक आपका आगे टॉपिक है, तो आगे अभी हम बात करेंगे प्रियम्बल की। ठीक है, और क्या लिखा था सर? और लिखे थे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को मानो इज लाइक ए बुक। ठीक है, इज लाइक ए बुक। बुक में जैसे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं। पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे पार्ट 1 में यूनियन की बात लिखी, पार्ट 2 में लिखा सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी। ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। जब ये बन के आया था, तो इसमें 22 पार्ट्स थे। ठीक है, कितने पार्ट्स थे? इनिशियली 22 पार्ट्स थे, और हर पार्ट में कुछ लाइंस लिखी थी। जैसे हर चैप्टर में क्या होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पर पॉइंट्स नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। जैसे पार्ट 1 में 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 2 में लिखे हैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। तो ये आर्टिकल्स क्या है? डिवाइडेड है इन पार्ट्स। तो आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इन पार्ट्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था, एक वेट ए मिनट बस, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, हाँ जी, हाँ जी, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, तो हम कहाँ पर थे? हम तो भैया एक प्रियम्बल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स थे, और हर पार्ट में आर्टिकल्स थे। तो टोटल 395 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। यस और नो? ठीक है, प्रियम्बल हो गए, 22 पार्ट्स हो गए, 395 आर्टिकल्स हो गए। ये सारा पोर्शन हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये याद भी रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो कितने आर्टिकल्स से, कितने पार्ट से। आज की अगर हम बात करें तो हाँ बिल्कुल प्रियम्बल है एट प्रेजेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो चुका है, हो सकता है, तो करते करते हमने 25 पार्ट्स कर दिए। आर्टिकल सर कितने कर दिए? आर्टिकल 470 प्लस आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट इतना याद रखो 470 प्लस आपके करीब आर्टिकल्स हो गए हैं।
तो दैट इज ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट इसको इनेक्ट करा, एनफोर्स हमने किस दिन करा, एनफोर्स करा 26 जनवरी 1950। इसीलिए उस दिन को रिपब्लिक डे कहते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के किस दिन रेडी हुआ, रिपब्लिक डे वाले दिन रेडी हुआ। इसीलिए उस दिन को क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, एज ए रिपब्लिक डे। देखो जब हमें आजादी मिली थी ना 15 अगस्त 1947 को, तो वो कंप्लीट आजादी नहीं थी। कंप्लीट कहने का मतलब, अभी भी आप पढ़िएगा कानून में, तो उसमें लिखा था डोमिनियन, हमें डोमिनियन का स्टेटस मिला था। मतलब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, बट अभी भी जो सबसे टॉप रूलर था ना, वो ब्रिटेन था हमारा। वो मतलब कंडीशनल था थोड़े दिन के लिए, कब तक, जब तक हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट का हमसे अब कोई लेना देना नहीं रहा, और हमने उनको क्या कहा, गुड बाय। इसीलिए 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब होता है रेस पब्लिका, यानी कि पब्लिक की चॉइस। ठीक है, पब्लिक का रूल, रूल ऑफ पब्लिक, तो वो हो गया रेस पब्लिका। तो इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि सर 26 नवंबर को आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 26 जनवरी को एनफोर्स किया, तो जब 1949 में कंप्लीट हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, तो 2 महीने सर क्यों लग गए कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को चालू करने में? सर 2 महीने क्या पार्टी करने चले गए थे, गोवा वगैरह चले गए थे घूमने? नहीं सर, 2 महीने जो चले गए थे, ये एक इमोशनल कहानी है, बहुत इमोशनल कहानी है। तो सर बात उन दिनों की है, किन दिनों की बात है सर, 1929 दिसंबर। कांग्रेस का एक सेशन होता है। आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव थी आजादी दिलवाने में। तो दिसंबर 1929 में एक लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मतलब लाहौर में एक मीटिंग बुलाते हैं, तो उसी को कहते हैं लाहौर सेक्शन। उसमें आपका जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू बने थे नए नए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई 1929 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1929 की। उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930, अगले महीने ये डेट आने वाली है, इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे एज ए पूर्ण स्वराज दिवस, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। हालांकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे नहीं मिल गई थी, बट फिर भी ये सब सारे तरीके होते हैं एक प्रेशर बनाने के गवर्नमेंट पे। तो हमने कहा इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे ऐसे पूर्ण स्वराज दिवस। तो काफी रोमांचक दिन रहा था 26 जनवरी 1930। तो बस उसी दिन को याद करने के लिए हमने क्या करा, हमने कहा नहीं भाई आज नहीं, 26 नवंबर को नहीं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1950 को करेंगे, क्यों, क्योंकि 1949 में अडॉप्ट हो गया, तो 26 जनवरी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। बाकी तो आगे आपको पता ही है। अब सर आपने प्रियम्बल बताया, पार्ट्स बताए, आर्टिकल बताए, एक चीज नहीं बताया सर, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होते हैं सर? सॉरी। देखो शेड्यूल्स का सीधा सा मतलब है, शेड्यूल्स का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कोई बुक है, अब उसमें 15 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला है जो हर चैप्टर में रिपीट हो रहा है। तो बुक के ऑथर ने सोचा कि भाई ये मैं फॉर्मूला हर चैप्टर में बार बार लिखूं, उससे बढ़िया ये है कि मैं क्या करता हूँ, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे, लास्ट में एक लिस्ट बना दूंगा, एक अपेंडिक्स बना दूंगा, और मैं कह दूंगा ठीक है, इस तरह के जो भी फॉर्मूले हैं जो बार बार इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं, वो मैं लास्ट में लिख दूंगा। और जहां पर भी वो चैप्टर में यूज हो रहा होगा, मेंशन कर दूंगा कि रेफर टू फॉर्मूला मेंशन्ड इन अपेंडिक्स। तो आपको वो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक फॉर्मूला तो होगा नहीं, इस तरह के कई ऐसे फॉर्मूले होंगे जो बार बार बुक में यूज हो रहे होंगे, तो हमने बार बार उन्हें बुक में लिखते, वो स्पेस घेरते, बुक और मोटी होती, तो उससे बढ़िया हमने क्या करा, लास्ट में उनको मेंशन कर दिया। या फिर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा जानकारी थी, कोई वो कानून वगैरह नहीं थे, बट कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो हमने किताब के लास्ट में रखना बेहतर समझते हैं। तो बस उसी तरह की जो एक्स्ट्रा जानकारी है, वही हमारे क्या कहाँ लिखी है, वो लिखी है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो 8 शेड्यूल्स बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 395 आर्टिकल्स है, यहाँ लिख देना 8 शेड्यूल्स। तो हमने 8 शेड्यूल्स बनाए थे, बट एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स। हर एक शेड्यूल में कुछ एक स्पेशल चीज लिखी है। जैसे शेड्यूल 1 में क्या लिखा, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं, ये सारी डिटेल किस में, शेड्यूल 1 में।
शेड्यूल 2 डील करता है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरीज, अलाउंसेस, पर्क्स, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं लाइक पीएम, सीएम, जजेस, उन सब की जानकारी किसमें, शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 डील करता है अफर्मेशन एंड ओथ, मतलब जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, जैसे चीफ जस्टिस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, ठीक है, कैग करते हैं, तो ये सारे लोग जो भी ओथ लेते हैं, तो वो सारी ओथ जो है उनकी कहाँ लिखी है, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे तो ऐसी लेंगे, कैग ओथ लेंगे तो ऐसी ऐसी ओथ लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें कहाँ लिखी, शेड्यूल 3। अब एक आता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 डील करता है राज्यसभा सीट एलोकेशन। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के सेंट्रल लेवल पे। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं, स्टेट की असेंबली से। जैसे इसमें यूपी के 31 मेंबर्स होंगे, अरुणाचल के एक मेंबर होंगे। तो ये सब लिखा कहाँ पर है कि यूपी के 31 होंगे, अरुणाचल के एक होंगे, तो वो आपका शेड्यूल 4 में लिखा है राज्यसभा सीट एलोकेशन में। कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है उन्हें हमने कह दिया शेड्यूल्ड एरियाज, वो लिखे हैं शेड्यूल 5 में। इनके अलावा भी कुछ ऐसे और एक्स्ट्रा ट्राइबल एरियाज हैं जो मेनली नॉर्थ ईस्ट एरिया में लाई करते हैं, तो वो आ जाएंगे आपका शेड्यूल 6 में। इसके बाद शेड्यूल 7 में है आपका फेडरलिस्ट। सर फेडरलिस्ट क्या होता है, फेडरलिस्ट बोले तो फेडरलिस्ट का मतलब ये है कि जैसे अब कोई भी कानून बनेगा, ठीक है, अब वो कानून क्या होगा, या तो उसको हमने क्या करा, पावर डिवाइड कर दी, डिवीजन ऑफ पावर कर दिया। हमने सबके अधिकार फिक्स कर दिए कि जैसे अगर एजुकेशन का मामला है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम करें, ठीक है। अगर हेल्थ का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाए। अगर डिफेंस का मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाए। तो हमने इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर कर दिया ताकि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा ना लगे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग ताकत है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग ताकत है। तो हमने क्या करा, इनके सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए जिस जिस पे कानून बना सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, और ऐसे सब्जेक्ट जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है उसे कहते हैं यूनियन लिस्ट। और ऐसे सब्जेक्ट जिन पर स्टेट और यूनियन दोनों मिलके कानून बना सकता है उसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। बट अगर दोनों में क्लैश हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनी जाएगी, ठीक है। तो तीन तरह की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो ये सारी लिस्ट आपको कहाँ मिलेंगी, ये भैया मिलेंगी आपको शेड्यूल 7 फेडरल लिस्ट में। इसके बाद इंडिया में जो बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो शेड्यूल 8 में। तो पहले इनिशियली शेड्यूल 8 तक होता था, फिर बाद में हमने धीरे धीरे एक एक शेड्यूल जोड़ा। तो सबसे पहले हमने जोड़ा फर्स्ट अमेंडमेंट से ही शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में हमने क्या, लैंड रिफॉर्म्स के कानून डाल दिए। मतलब अगर किसी की जमीन हमें लेनी है डेवलपमेंट के लिए तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीका होगा, तो वो सब हमने किस में डाल दिया, शेड्यूल 9 में, लैंड रिफॉर्म्स के कानून में। सर यहाँ क्यों डाल दिए, कानून बनाओ अलग से अपना चलाओ, यहाँ इसलिए डाल दिए ताकि हमने लिख दिया था कि जो जो कानून शेड्यूल 9 में होंगे उस पे जुडिशरी नजर नहीं लगा पाएगी, मतलब जुडिशरी उस पे बात नहीं कर सकती। तो हालांकि अब तो कर सकती, बट उस टाइम ऐसा हमने लिख दिया था कि शेड्यूल 9 में जो कानून आ जाएंगे उस पे जुडिशरी उस पे जुडिशरी डिसीजन नहीं दे सकती। तो शेड्यूल 9 में हमने लिख दिया लैंड रिफॉर्म। फिर इसके बाद हमने एंटी डिफेक्शन लॉज बनाए। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जैसे आप कोई मेंबर है कांग्रेस का, ठीक है, जब वो इलेक्शन जीता तो वो कांग्रेस का मेंबर था, लोकसभा पहुंचा, बट वहां पहुंचने के बाद उसने क्या करा, अपनी पार्टी चेंज कर ली, वो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब जो वोटर जिसने ये सोच के वोट दिया कि ये तो कांग्रेस में जा रहा है, बट उसने तो धोखा कर दिया ना, तो ये सब धोखेबाजी रोकने के लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉज बनाए, ठीक है। तो वो डिफेक्शन की जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, शेड्यूल 10 में मिलेगा। फिर उसके बाद पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, तो ये हम आगे पढ़ेंगे ही। तो शेड्यूल 11 से हमने पंचायत ऐड की, शेड्यूल 12 से हमने म्यूनिसिपैलिटीज ऐड करी। ऑलराइट, तो ये 12 शेड्यूल्स है एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें देखते हैं शेड्यूल 1 में क्या है, टेरिटरीज का टी, शेड्यूल 2 इमोल्यूमेंट्स का ई, शेड्यूल 3 अफर्मेशन का ए, ये आर, ये एस, तो ये क्या हो गया, टीयर्स। और अदर ट्राइबल एरियाज ओ, फेडरलिस्ट एफ, ऑफिशियल लैंग्वेज ओ, लैंड रिफॉर्म्स एल, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो ये ट्रिक इसको याद रखने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यस और नो। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने पढ़ा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ऑल राइट, तो ये था आपका शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सवाल बनते हैं, ये आपको एक बार ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए जहां पर लॉ वर्ड दिखे, पार्लियामेंट वर्ड दिखे, ठीक है, कैबिनेट दिखे, इस तरह के जहां वर्ड दिखे ना, तो वो आप मान के चलिएगा वो हमने कहाँ से बोरो किया है, वो बोरो किया है यूके से। ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम। जैसे रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रेट्स, अ, ये भी रिट भी एक तरीके के लॉ होते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बाई कैमरल पार्लियामेंट, कैग ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से उठाई हैं, ये सारी चीजें उठाई हैं यूके से। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूएसएसआर से। देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है, ड्यूटीज का नहीं है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसीज में भी अगर हम बात करें तो एक ही आध कंट्री है आपको जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, डेमोक्रेसीज में अगर हम बात करें, वो भी जैसे जापान, जापान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है। बट हमने जो ड्यूटीज हैं वो कहाँ से उठाई, वो उठाई यूएसएसआर से। अब वो कोलैप्स होके रशिया बन गया है, तो पहले उसका नाम क्या था, यूएसएसआर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, या फिर कह सकते हैं रशिया। ठीक है, जहां पे भी कुछ मिक्स हो रहा हो, ठीक है, जैसे कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट, ये कहाँ से उठाई, ऑस्ट्रेलिया से। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। कंकरेंट लिस्ट तो अभी हमने देखा, ऐसी चीज जहां पर यूनियन और स्टेट मिलके कानून बना सके। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट आगे देखेंगे, जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं। नेक्स्ट, जहां पर आपको सिटीजन मजबूत होता दिखे। सिटीजन मजबूत कब होगा, जब उसे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, जुडिशरी मजबूत होगी। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो वो कहाँ से उठाई है, यूएसए से। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस। ठीक है, ये पूरा एक लाइन है। फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, तो ये सब हमने कहाँ से उठाया सर, ये सब यूएसए सर। अब सर जापान अगर आप गए हो तो जापान में देखा होगा लोग जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो बहुत कायदे से फॉलो करते हैं। ठीक है, जो डिसिप्लिन है वो बहुत कायदे से फॉलो करते हैं, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून ने जो तरीका लिखा है वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये चीज हमने कहाँ से उठाई, ये जापान से उठाई। नेक्स्ट, आपको हिटलर याद होगा। हिटलर ने क्या करा था, अपनी पार्लियामेंट में आग लगा के पूरी कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट कर दी, इमरजेंसी घोषित कर दी। इमरजेंसी घोषित करने से क्या करा, जो फंडामेंटल राइट्स थे उसको उसने सस्पेंड कर दिया। हिटलर ने क्या करा, इमरजेंसी लगा के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिया, हिटलर। हिटलर से नहीं, उस टाइम जो कंट्री थी जर्मनी, जर्मनी से लिया है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन को कहते थे वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वाइमार वर्ड दिखे तो वो भी यही समझता है। नेक्स्ट इज कनाडा। कनाडा का मतलब क्या है देखो जहां पर भी अगर आपको लगे, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बट हम क्या मानते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पावर है, बिल्कुल सही बात। लेकिन दोनों को कंपेयर करोगे तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। तो जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल दिखे स्टेट से, वो चीज हमने कहाँ से उठाई, कनाडा से। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, ये कहाँ से उठाई, कनाडा। मतलब कहने का मतलब है जैसे हमने एक लिस्ट बनाई कि ये सब्जेक्ट पे कानून यूनियन बना सकता है, ये सब्जेक्ट पे कानून स्टेट बना सकता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे जिन पे यूनियन और स्टेट मिलके बना सकते हैं कानून, तो वो कहलाने लगी कंकरेंट लिस्ट। अब लेकिन कुछ ऐसे भी तो सब्जेक्ट रहे होंगे ना, जो इनमें से कहीं पे भी मेंशन नहीं होंगे, या उस टाइम वो डिस्कवर ही नहीं हुए होंगे। तो मान लो जैसे एलियन है, एलियन ऐसा सब्जेक्ट है, अभी हमने लिखा ही नहीं कि एलियन पे कानून कौन बनाएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं लिखे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसको अलग लिस्ट में डाल देते हैं, उसको कहते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। ठीक है, तो अब जो रेजिडुअरी लिस्ट है, मतलब जो ऐसे सब्जेक्ट जिन पे जो ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट, ना कंकरेंट, तो ऐसे सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाएगा, तो भैया ऐसे सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा सेंटर। लिखा है प्लेसिंग रेजिडुअरी पावर्स विद द सेंटर, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो डीपीएसपी है, इलेक्शन के इलेक्शन का जो मेथड होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो सब आयरलैंड से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये तो आपने सुना ही होगा।
ये सब कहाँ से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस से। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रियम्बल से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्लास जो था ये आपका पूरा एक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्लास था। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, जितने भी फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, दे आर ऑल अ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, ठीक है। तो सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।